टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं एक इस तरह की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है या पीसीएस लेवल की तैयारी करता है, जिसमें आपको मेंस लिखना होता है, तो कैसे आप एक न्यूज़पेपर से न्यूज़ लेकर एक अच्छा सा मेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक शॉर्ट में मैं आपको समझाऊँगा कि इस तरह से हमने लिखना होता है। और अगर मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू ला पाया तो मैं श्योर हूँ कि विद इन 21 डेज़ अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको एक मेंस लिखने का आइडिया हो जाएगा फ्रॉम योर न्यूज़पेपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज 1 नवंबर है, तो आपको दिख रहा होगा 1 नवंबर की ये आज ही की डेट है, ये 1 नवंबर। और इसमें जो सबसे पहला है हमारा, इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू बूस्ट डिफेंस टाइज, तो इस पर आइए एक मेंस लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो क्रिटिकल लेवल के होते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, क्रिटिकली माफ़ कीजिएगा, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्ट्रेटेजिक significance of India US defense cooperation तो यहाँ पर है क्रिटिकली एग्जामाइन द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। तो हमने देखिए ध्यान ये देना है कि हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है कि एक तो हमने इसको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। क्रिटिकल का मतलब होता है कि हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताने हैं। आई रिपीट, क्रिटिकल का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव हमें दोनों बताना है, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस कहते हैं। और यहाँ पर हमने ध्यान देना है, स्ट्रैटेजी को भी देखते रहना है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हमें अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा देखना होता है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि हमारे स्टेट लेवल का फ़ायदा हो। ये इंडिविजुअल पे डील नहीं करता है, ये पूरे स्टेट में डील करता है, राइट। इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ अपना फ़ायदा अगर आप सोचेंगे तो वो तो करप्शन को लाएगा, राइट। पर जब हम पूरे स्टेट की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की स्ट्रैटेजिक बात करते हैं, तो वहाँ पर पूरे देश की भलाई की बात होती है। और यहाँ पर सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे मेरे जो बालक बालिकाएं हैं वो सोचते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्यों नहीं लिखा जाता है। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस होता है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है क्या इसके फ़ायदे हैं क्या, और इम्पोर्टेंस का होता है कैसे। जैसे इंसानों ने जो आग है उसका आविष्कार किया, तो फिर आगे चल के आग के क्या क्या फ़ायदे हुए, तो आग का क्या सिग्निफिकेंस है, तो वहाँ पर सिग्निफिकेंस आएगा। और वैसे ही अगर पूछा जाए, जैसे कि पानी हम पीते हैं, तो पानी का इम्पोर्टेंस क्या है लोगों के लिए, तो पानी जो है वो कैसे लोगों के लिए लाभदायक होता है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है, बिना पानी के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पर हाउ आया, हाउ, तो इम्पोर्टेंस हाउ हो गया, सिग्निफिकेंस व्हाट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमसे ज़्यादातर क्या ही पूछा जाता है, क्या यानी कि व्हाट। तो मुझे उम्मीद है सिग्निफिकेंस आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर इंडिया यूएस को हमने एक रिलेशन देखनी है इसकी, रिस्पेक्टेड टू डिफेंस। ज़्यादातर हमने डिफेंस पे चर्चा करनी होती है, राइट। तो आइए ज़रा हम देखेंगे इसका मेंस हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मेंस आप लिखेंगे, इसको मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। तो इसका जो मेंस आप लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने इंट्रो रखना है। और इंट्रो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे आप, ठीक है, एक सिंगल पैराग्राफ का रखेंगे। और उसमें अब इंट्रो में आपने क्या करना है, इंट्रो में आपने सबसे पहले आपने दिखा देना है कि एक 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 बैकग्राउंड दिखाना है या बैकग्राउंड लिखना है, किस तरह से इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है, इंडिया यूएस का जो रिलेशन है उसका इवोल्यूशन हुआ, वो आपने दिखा देना है। अब आप ध्यान देने की छोटी छोटी बातें होती हैं। यहाँ पर जो इंडिया यूएस मैंने लिखा है, इसके बदले में यूएस इंडिया भी लिख सकता था, इस तरह से बात तो एक ही है। पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, जब आप इंडियन हैं तो हमेशा आप अपनी कंट्री को पहले रखिए, राइट। ये एक छोटी सी टिप होती है। तो हम देखेंगे इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन कैसा हुआ अगर हम देखेंगे, तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये इवोल्यूशन हुआ है आपका जो इनिशियल हुआ था, इनिशियल को हम कहते हैं एपिसोडिक। याद रखिएगा ये वर्ड, एपिसोडिक, EPISODIC। एपिसोडिक का मतलब होता है जो रिलेशनशिप बना था वो एपिसोड्स में बना था,
एपिसोड्स में बना था। मतलब एक समय पे रिश्ता बना, ठीक है, रिश्ता बना यानी कि साइन मतलब रिश्ता बना, फिर टूट गया, फिर बना, फिर टूट गया, यानी कि एक परमानेंट नहीं था। ठीक है, जैसे कि आपको मैं इतिहास में ले जाऊं तो आपने देखा होगा किस तरह से भारत जब आज़ाद हुआ और जब कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था तो वहाँ पर भारत ने कोल्ड वॉर के समय पे दो सिद्धांत चल रहे थे, एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट, राइट। तो भारत ने किसी को ज्वाइन नहीं किया, नॉन अलाइन की पॉलिसी अपनाई। तो ऑब्वियसली जो यूएसए है जो उस समय कैपिटलिस्ट विचारधारा को लीड कर रहा था, वो ऑब्वियसली भारत के इस निर्णय से खुश नहीं हुआ। इसीलिए हमें दिखता आगे चलकर जब 1971 में लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, तो उसमें आपने देखा कि जो यूएसए था उसने पाकिस्तान को असिस्ट किया था। तो रिलेशन बने, रिलेशन नहीं बने, इस तरह का चल रहा था इनिशियल में। फिर आगे चलकर अगर मैं बात करूं, जैसे आप जानते ही हैं वॉशिंगटन कंसेंसस की बात की जाए, वॉशिंगटन कंसेंसस जिसमें कहीं ना कहीं यूएसए ने इसे लीड किया था और जिसमें कहीं ना कहीं मिक्स इकनॉमी को सपोर्ट करने की बात की गई थी। और भारत ने आपको पता ही है ऑफिशियली 1991 को एलपीजी डिक्लेयर कर दिया था। कहीं ना कहीं भारत की जो क्लोज इकनॉमी थी उसको ओपन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमें दिखता है कि जो संबंध हैं, अब ये संबंध कैसे हो गए, आगे चलकर ये स्ट्रक्चरल संबंध हो गए। कैसे हो गए? स्ट्रक्चरल। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इसका क्या मतलब है। पहले आपने लिखा एपिसोडिक, ये देखिए, पहले सर आपने लिखा है एपिसोडिक और अब आप लिख रहे हैं स्ट्रक्चरल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, देखिए, एपिसोडिक आप समझ गए होंगे। एपिसोडिक मतलब होता है कि कभी संबंध अच्छे हो रहे हैं, कभी ख़राब हो रहे हैं, कभी अच्छे हो रहे हैं, कभी ख़राब हो रहे हैं, कंडीशन बेस हो रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल में क्या होता है? स्ट्रक्चरल संबंध जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक बिल्डिंग होती है, राइट, ये बिल्डिंग है, इसके ये जो पिलर्स होते हैं ना, तो तब जाके स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये पिलर आपके परमानेंट होते हैं ना। वैसे ही भारत और यूएसए के जो संबंध हैं वो स्ट्रक्चरल हो चुके हैं। अब ये स्ट्रक्चरल हो चुके हैं मतलब परमानेंट हो चुके हैं। तो इनके पिलर क्या क्या हैं? पिलर में जैसे डिफेंस आप ले लो, डिफेंस है, आपका इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक में इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, टेक्नोलॉजी है, राइट। तो और भी हैं ऐसे। तो ऐसे आप देख रहे होंगे अलग अलग। अब हम यूएस और इंडिया आपस में जुड़ा हुआ कैसे है? अलग अलग पिलर से। और इसमें दोनों ही देशों की आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, आपस में ये निर्भर करते हैं, राइट। तो इसलिए याद रखिएगा इंट्रोडक्शन में आपने क्या इस्तेमाल करना है कि जो रिलेशनशिप है वो एपिसोडिक से कहाँ को गई है? स्ट्रक्चरल को गई है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप इंट्रो में डाल देंगे, ठीक है। अब मुझे क्रिटिकली एनालिसिस करना है। क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब है कि मुझे अच्छा भी दिखाना है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमारे, क्या, ठीक है, क्या मतलब सिग्निफिकेंस, क्या फ़ायदा हो रहा है और मेरा क्या नुकसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, जो इंट्रो के बाद आपकी मेन बॉडी आती है, तो बॉडी में आप लिखेंगे सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट वाइज लिख दीजिए, इससे आसान रहता है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज। तो इसमें आप देखिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि इन्हेंस्ड इंडियाज डिटरेंस एंड कैपेबिलिटीज़। यानी कि क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इन्हेंस किया है, बढ़ाया है इंडिया के डिटरेंस को। देखो इंडिया ऐसा देश है, आपको पता है इंडिया का जब डिवीज़न हुआ था वो रिलीजियस बेस में डिवीज़न हुआ था। तो जब भी रिलीजन बेस में डिवीज़न होता है तो कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल दुश्मनी की तरफ आपको ले जाता है, राइट। तो इंडिया के चारों तरफ अगर आप देखेंगे, अगर मैं पाकिस्तान को देखूं, बांग्लादेश को देखूं, क्योंकि बांग्लादेश भी एक समय पाकिस्तान का ही हिस्सा था और कहीं ना कहीं 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इंडिया ने ही इसमें बहुत काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को बनने में, राइट। और नीचे आप श्रीलंका देख लीजिए और साइड में आपको चाइना दिखता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, अगर आप इंडिया को चारों तरफ देखेंगे, इंडिया जो घिरा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो दुश्मनों से ज़्यादा घिरा हुआ है, बाकायदा दोस्ती से इतना हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम
ऐसा देश जो यूएस है, जिसका कहीं ना कहीं मोनोपोली आप जानते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था तब से यूएसए की एक मोनोपोली मानी जाती है। तो यूएसए की जो मोनोपोली है, अगर उनसे हमारा टाइप होता है और रिस्पेक्ट टू डिफेंस, खासकर डिफेंस में जब हमारा टाइप होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जैसे हमारी मालाबार जो, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, जो हमारा मालाबार है, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज, मालाबार, ये इंडिया यूएस के बीच होता है। मालाबार जो हमारी एक्सरसाइज है, राइट। और जैसे कि आप जो हमारी सबमरीन एक्सरसाइजेस होती हैं, राइट, इंडिया और यूएसए के साथ, जैसे क्वाड आपने सुना होगा, क्वाड में आपके 4 देश आते हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसे हम लोग जो सबमरीन एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होता है कि इंडिया अपने पड़ोसी मुल्क में एक डर पैदा करता है। अब डर इसलिए पैदा नहीं करता है कि वो दूसरे पर अटैक करेगा, डर इसलिए पैदा किया जाता है कि दूसरा जो पड़ोसी मुल्क है वो इंडिया पर अटैक करने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इन्हांस डिटरेंस कैसे फ़ायदा हो रहा है, यूएसए से टाइप करके हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारा एक वर्चस्व बढ़ रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब यूएसए से हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं डिफेंस में, तो उसमें हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ती है, राइट। और दूसरा हम पॉइंट रखेंगे, एक सेकेंड, दूसरा जो हम पॉइंट रखेंगे वो क्या रखेंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड interoperability through foundational agreement। अब इसका क्या मतलब है, राइट। इसका मतलब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरपेरेबिलिटी थ्रू फाउंडेशनल एग्रीमेंट। देखो कुछ एग्रीमेंट हमारे बीच हुए हैं। जैसे क्या होता है, एक तो आपका कन्वेंशन होता है ना, कन्वेंशन के थ्रू हम काम करते हैं, या डिक्लेरेशन होता है, जैसे यूएन का डिक्लेरेशन हो गया है, या कन्वेंशन है। कन्वेंशन और डिक्लेरेशन में ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। कन्वेंशन और जो आपका डिक्लेरेशन है वो सिर्फ एक तरह का कंसेंसस दिखाता है। जैसे यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, उसने कोई डिक्लेरेशन किया है तो जो सभी राज्य जो उसके मेंबर हैं वो उसको नहीं भी मान सकते, वो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं देता है। पर जब आप एग्रीमेंट कर देते हैं तो एग्रीमेंट एक तरह की लीगल बाइंडिंग देता है, ठीक है, एक कर्तव्य की तरफ आपको ले जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरपेरेबिलिटी है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी स्पेसिफिक कार्य में, स्पेसिफिक वर्क में एग्रीमेंट हुए हैं, और वो एग्रीमेंट ऑब्वियसली आपको, वो एग्रीमेंट आपकी टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, वो एग्रीमेंट आपके किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकते हैं। तो वो एग्रीमेंट क्या करता है, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर है, वो जो कम टेक्नोलॉजी वाइज कम बेहतर है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। यहाँ पर हमारे केस में ज़्यादा कौन बेहतर है, यूएसए टेक्नोलॉजी वाइज में, इंडिया कंपैरेटिवली हम उसको कम मानेंगे। अब यहाँ पर अगर एग्रीमेंट आ रहा तो 3 एग्रीमेंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक एग्रीमेंट है आपका लेमुआ, एक सेकंड गाइस, एक एग्रीमेंट है आपका लेमुआ, LEMOA, लेमुआ। ये बेसिकली टारगेट करता है लॉजिस्टिक सपोर्ट को, टारगेट करता है, ठीक है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब होता है जो भी सामान, जैसे कोई मिसाइल है, कोई नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है, वो लाई जा रही है यूएसए से इंडिया की तरफ, कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो उसको कैसे चलाना है, उसकी पूरी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी, यूएसए की। तो लेमुआ हमने साइन किया। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा कहीं ना कहीं एक डिफेंस सिस्टम इम्प्रोवाइज़ होगा। दूसरा है हमारा कॉमकासा। कॉमकासा डील करता है, ये सिक्योर कम्युनिकेशन में डील करता है। किस में डील करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन में डील करता है। तो सिक्योर कम्युनिकेशन में अगर ये डील करता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि हैकिंग से बचाया जा सकता है, राइट। तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन में डील करता है। और एक और हमारा बैका है आपका जियो स्पेशियल एंड नेविगेशन डेटा। मतलब इसमें जो भी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, राइट, किस तरह से जो हमारा एक स्पेस होता है, जो एक टेरिटरी का जो कंट्रोल होता है,
वो सारा का सारा बैका के अंतर्गत आता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपने मेंशन करनी है। ये तीनों एग्रीमेंट हैं इंडिया और यूएसए के बीच, राइट। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं इंडिया को इन तीनों एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको काफ़ी सहायता मिलती है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि इससे मैंने आपको जैसे 2 पॉइंट मैंने दिखाए हैं, क्योंकि हमारी एक वर्ड लिमिट होती है, तो 2 पॉइंट मैंने आपको ये दिखाए हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि जो टाइप है यूएसए और इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस सिस्टम, वो मैंने आपको दिखाया, राइट। मैंने ध्यान दिया कि डिफेंस सिस्टम पे ही मैं बात करूँ। अब यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस है, क्वेश्चन में हमारा क्रिटिकल एनालिसिस है, तो मुझे यहाँ पर लिमिटेशन भी दिखाना पड़ेगा। तो लिमिटेशन हम देखते हैं क्या लिमिटेशन बनती है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए लिमिटेशन में सबसे पहला आप लिख सकते हैं नो फॉर्मल अलायंस। देखिए ज़्यादातर क्या है क्या होता है कि जो भी हम, जैसे इंडिया इस बात का ध्यान देता है, वो एक स्ट्रैटेजिक लेवल में गेम प्ले करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंडिया ये ध्यान देता है कि इंडिया ये ध्यान देता है कि किसी भी तरह से पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है वो यूएसए ही ना बन जाए। मतलब इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट जो खरीदना है वो यूएसए से ही खरीदना है, ऐसा इंडिया कभी साइन नहीं करता है। क्योंकि इंडिया ये ध्यान देता है, या कोई भी देखिए आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ये ध्यान देंगे कि आप घर का सामान सिर्फ एक ही दुकानदार से नहीं लेंगे, क्योंकि कल वो दुकानदार दुकान बंद कर दे या मनमाना पैसे लें आपसे। क्योंकि मोनोपोली क्या करती है, वो एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ लाती है। वही दुकानदार क्या करेगा आपसे, अगर आप उसी से सामान लेते हैं तो वो रेट बढ़ा देगा, तब भी आपको लेना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी कोई ऐसा हमारा सप्लाई चेन बने, सप्लाई हम किसी और से भी लें। तो इसलिए इंडिया क्या करता है, रशिया से भी अपने संबंध बना के चलता है, और बनाने भी चाहिए। 1971 में जो इंडिया को सपोर्ट करने रशिया आया था, इसलिए इंडिया एक स्ट्रैटेजिक गेम खेलता है कि वो एक ऐसे एग्रीमेंट को साइन नहीं करता है जिसमें 100% इंडिया डिपेंडेंट हो जाए यूएसए पे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे प्रॉब्लम ये होता है जब भी इस तरह के कोई एग्रीमेंट नहीं होते और इंडिया पे कभी भी कोई क्राइसिस आ गए, तो यूएसए का ऐसा तो कोई कमिटमेंट है नहीं, तो यूएसए से बाहर आ जाएगा। तो नो फॉर्मल अलायंस क्या देती है, लिमिट कर देती है, लिमिट्स ऑन कमिटमेंट। क्योंकि लास्ट में यूएसए कह देगा, कल मानते हैं इंडिया यूएन चला गया, यूएन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गया, आईसीजे में चला गया। उन्होंने कहा कि यूएसए ने हमसे कहा था कि वो सपोर्ट करेंगे, तो इन्होंने किया नहीं। तो यूएसए वहाँ पर कह देगा कि भैया आपने लिखित तो कुछ दिया नहीं था, हमारे बीच कोई फॉर्मल अलायंस तो था नहीं, राइट। तो हम आपको क्यों सपोर्ट करें। दूसरा है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एंड रशिया टाई। तो इसको आपने स्पेसिफिकली लिख लिया है, ठीक है। हालांकि ये दोनों ही 1 और 2 आपस में को रिलेटेड है, पर हमने स्पेसिफिकली अलग अलग दिखाया, तो हमारा ये दूसरा पॉइंट बन सकता है। तो जियोपॉलिटिकल बैलेंस आपको पता ही है, पावर को कंट्रोल करने के लिए या वर्ल्ड वाइड एक शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि एक जियो बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक जियो बैलेंस किया जाता है। जैसे चाइना अपना BRI लेके आया था, राइट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसी को आपने देखा इंडिया भी उसे काउंटर मारता है। जैसे चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, राइट, तो वैसे ही इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया। तो आपने देखा इस तरह से एक बैलेंस किया जाता है। तो जियोपॉलिटिकल बैलेंस जो रशिया टाइज हैं, तो यूएसए वर्तमान में भी देखते होंगे कि हमारे ऊपर जो जो टैरिफ लगा रहा है यूएसए, वर्तमान में आप देख रहे होंगे, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो रशिया से जो इंडिया टाइप कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखा। तो इस तरह से मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, जो थोड़ा सा जो हमारा टाइप है यूएसए से, वो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन मैंने आपको दिखा दी है कि कोई भी फॉर्मल अलायंस इंडिया कभी साइन नहीं करता, क्योंकि स्ट्रैटेजी वो मेंटेन रखता है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, कभी कोई क्राइसिस हो गया इंडिया के ऊपर, तो वहाँ पर यूएसए पीछे हो सकता है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल बैलेंस की वजह से, ठीक है। अब देखिए ऊपर मैंने आपको दिखाया फ़ायदे, नीचे दिखाया नुकसान, राइट। अब नीचे एक कंक्लूजन देना, जो इवोल्यूशन होता है या कंक्लूजन कह सकते हैं, कंक्लूजन देते समय आपने एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन देना होता है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब आपकी है ना क्या राय है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक बैलेंस बना के रखें, ठीक है, कि यूएसए से जो भी वो एग्रीमेंट कर रहा है, वो एग्रीमेंट कभी भी एक एब्सोल्यूट नेचर के नहीं होने चाहिए। यानी कि टेक एन एग्जांपल, अगर एनर्जी की बात की जाए, ठीक है, हालांकि यहाँ पर डिफेंस की बात है, पर समझाने के लिए आप एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो आपने सारे के सारा डिफेंस ही को बताया ना, यहाँ पर आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो आप थोड़ा आउट ऑफ जोन जा सकते हैं।
तो मेन क्वेश्चन में डिफेंस था, पर यहाँ पर मैं एनर्जी कह दिया। जैसे एनर्जी की बात है तो यहाँ पर एनर्जी के लिए ऐसा करना चाहिए कि यूएसए से अच्छे एक एग्रीमेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट करने चाहिए, पर एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉज रख देने चाहिए, ऐसे क्लॉज रख देने चाहिए कि कल अगर यूएस कोई मोनोपोली करता है या कोई भी गलत काम करता है तो उस एग्रीमेंट को बाईपास किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह का आप एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा किस तरह से हमने क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं इसका शॉर्ट में हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है। स्ट्रक्चर हमने क्या बताया, इवोल्यूशन के केस में हमारे क्या होता है, इंट्रो आता है। तो इंट्रो में आपने क्या देखा, यूएस और इंडिया को, खासकर मैंने कहा था इंडिया पहले लिखिएगा, इंडिया और यूएस, इन दोनों के टाइप को आपने कैसे दिखाया, इसको आपने दिखाया कि ये एपिसोडिक से किसकी तरफ गया, स्ट्रक्चर की तरफ गया। यानी कि पहले एक नॉर्म, मतलब इनके संबंध बनते थे बिगड़ते थे, बनते थे बिगड़ते थे, पर आज संबंध स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रांग हो चुके हैं। दूसरा मैंने बॉडी में आपको बताया, बॉडी में पहले मैंने आपको प्लस बताया कि क्या फ़ायदा होता है। इंडिया एक डिटरेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब लोगों के अंदर जो आसपास के मुल्क हैं वहाँ पर एक खौफ पैदा कर रहा है, क्योंकि करना भी पड़ेगा, चाइना जिस हिसाब से चल रहा है। और नेगेटिव में मैंने आपको बताया किस तरह से जो फॉर्मल कमिटमेंट इंडिया नहीं करता है, बहुत स्ट्रैटेजिक रहता है, ठीक है, जियो पॉलिटिकल बैलेंस को रखता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो एग्रीमेंट होता है यूएसए जो है वो खुश नहीं रहता है, ठीक है। वर्तमान में हमने टैरिफ देखा ही, और कंक्लूजन में हमने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया। प्रिस्क्रिप्शन क्या दिया कि ऐसा है कि थोड़ा सा आउट ऑफ जोन जाकर, क्योंकि मेन मुद्दा तो डिफेंस था, पर मैंने यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करके कह दिया, जैसे एक एनर्जी है, तो एनर्जी में ऐसा नहीं है कि यूएसए पे आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप एग्रीमेंट करिए, पर एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज रखिए कि कभी भी यूएसए मोनोपोली दिखाता है तो इंडिया उससे बाहर आ जाए। तो इस तरह से आपने एक डेटा तैयार करना होता है। तो ये खासकर उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो अभी तैयारी कर रहे हैं मीन्स की, राइट, क्योंकि आप दिल्ली जाते हैं वहाँ बहुत महंगा पड़ता है आपको। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे आप इसको एनालिसिस करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे अब मैं आपको देता रहूँ मीन्स राइटिंग, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। और आपने क्या करना है, अपने लेवल पे लिखना है, उसको लिखने का प्रयास करिए, रिसर्च करिए। तो एक समय 21 दिन बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो यहीं से मैं एंड करता हूँ। जय हिंद गाइस।